अपना एजेंट कह रहा था, इस नक्शे की एक एक लाइन एक एक रास्ते को तुम्हें अच्छी तरह जहन नशीन करना होगा, क्योंकि यही वो रास्ते हैं जहाँ से गुजर कर तुम्हें अपने टारगेट तक पहुँचना होगा। तुम इस नक्शे को अपने पास रखो, कल दिन में भी इसका अच्छी तरह जायजा लेना और इसे अपने जहन में नक्श करने की कोशिश करना। मैं कल शाम होते ही आ जाऊँगा। ये कहकर अपना एजेंट कुर्सी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलते हुए हमारी तरफ पलट कर बोला, तुम्हें किसी शय की ज़रूरत तो नहीं। हमने बेहक वक्त नफ़ी में सर हिलाया। वो खामोशी से चला गया। उसके जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और हम मोमबत्ती की रोशनी में एक बार फिर नक्शे पर गौर करने लगे। नक्शे में बिजली के 13 सर्किट और सॉकेट भी दिखाए गए थे, जो 3 कमरों और तहखाने में उतरने वाले जने के ऊपर लगे थे। पोशाली नक्शे को घूरते हुए बोली, अभी तक हमें यह नहीं बताया गया कि हमें किस भेष में सफारत खाने में दाखिल होना होगा। मैंने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा, यह अपना एजेंट हमें कल बताएगा शायद। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है पोशाली? क्या रातों रात मुँह सर पर कालक मलकर नकाब पहनकर इमारत में दाखिल होना होगा? पोशाली ने कहा, अगर ऐसी बात होती तो मेरा किस लिए इंतज़ार किया जाता। मुझे तो इस मिशन में ज़्यादातर इस ख्याल से शामिल किया गया है कि मैं इस मुल्क की रहने वाली हूँ और इस मुल्क की मादरी ज़बान बड़ी रवानी से बोल लेती हूँ। इससे तो यही ज़हर होता है कि मुझे उस गैर मुल्की सफारत खाने में अपनी ज़बान बोलनी पड़ेगी और इसके लिए मुझे सफारत खाने में दिन की रोशनी में भी जाना पड़ेगा। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसका मतलब यह हुआ कि अपने एजेंट के पास उस सफारत खाने में दाखिल होने का भी एक पूरा प्लान मौजूद है। बेहतर होता कि वो आज ही हमें बता देता, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। पोशाली ने कहा, उसने कुछ सोच कर ही हमें आज कुछ नहीं बताया। मेरा ख्याल है वो ये चाहता है कि इस नक्शे की सारी तफसीलात हमारे जहन में नक्श हो जाएं। मैंने नक्शे पर एक जगह उंगली रखते हुए पोशाली से पूछा, यह क्रॉस का निशान यहाँ किस लिए लगाया गया है? पोशाली तर्ज अंदाज में मुस्कुराई, यह उस सफारत खाने का वो कमरा है जहाँ सफारत खाने के अमले का कोई रुकन अगर दिल में सैयद का कैल हो तो वहाँ अंधेरे में जाकर किसी भी वक्त इबादत कर सके। मेरे लिए यह इंकशाफ था, मगर चूँकि पोशाली गैर मुल्की मुसलमान खतून थी और मगर भी जर्मनी में उसका रब्ता और सिलसिला सफारत खानों से भी रहा था, इसलिए मुझे उसकी बात का यकीन करना पड़ा। मैंने पूछा, मगर क्या यहाँ लोग सिर्फ रात के वक्त अंधेरे में जाकर इबादत करते हैं? पोशाली ने जवाब दिया, इसमें दिन और रात की कोई कैद नहीं। उस कमरे में दिन के वक्त भी अंधेरा छाया रहता है। यहाँ जानबूझकर अंधेरा रखा जाता है ताकि सफारत खाने का जो रुकन खुदा की इबादत करने वहाँ जाए, उसे इस बात का इत्मीनान हो कि उसे सिवाय खुदा के दूसरा कोई नहीं देख रहा। मैंने कहा, लेकिन तुम क्या समझती हो, सफारत खाने के नाज़िम आला यानी सफ़ीर को इसका इल्म नहीं होगा कि कौन कौन लोग या कौन आदमी वहाँ इबादत करने जाता है? पोशाली ने अपने सुर्ख होठों को ज़रा सा सुगड़ते हुए कहा, बस इन लोगों की मुनाफ़क़त है जो इनकी आलमी पॉलिसियों में भी नुमायाँ रहती है। मैंने पोशाली से कहा, अगर हमें रात के अंधेरे में सींध लगाकर सफारत खाने की इमारत में घुसना है तो यह क्रॉस वाली जगह हमारे छुपने के लिए कैमोफ्लेज का काम दे सकती है। पोशाली ने एक गहरी सांस खींची और जबही लेकर बोली, मुझे तो नींद आ रही है, बाकी कल देखा जाएगा। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मैं उसे अंदर से कुंडी लगाने की हिदायत देकर दूसरे कमरे में आ गया। नक्शा मैं अपने साथ ही ले आया था। नींद मुझे भी आ रही थी। मैंने नक्शे को तय करके अपने सरहाने के नीचे रख दिया और नींद के खैर मकदम के लिए आंखें बंद कर ली। मेरी आंख जल्दी खुल गई। सूरज निकलने में अभी थोड़ी देर थी। मैं बरामदे की सीढ़ियों में आकर बैठ गया। सुबह से पहले का मंजर बड़ा पुरकशिश था। ठंडी शबनम मलूद हवा के झोंके चल रहे थे। मैं किचन की तरफ चला गया। किचन खाली पड़ा था। बूढ़ा सनानी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अपने एजेंट ने शायद उसे सुबह सुबह वहां से चले जाने का हुक्म दे दिया था और बूढ़ा सनानी वहां से जा चुका था। किचन में बर्तन वगैरह उसी तरह पड़े थे। मैंने आग जलाकर केतली में चाय के लिए पानी रख दिया, फिर नल पर जाकर मुंह हाथ धोया, बुरश से दांत साफ किए। चाय तैयार हो गई तो उसे गिलास में डालकर बरामदे में आ गया और सीढ़ियों में बैठकर पीने लगा। जंगल के दरख्तों के पास बैठकर मुंह अंधेरे चाय पीने का अपना मजा है, लेकिन हम कमांडो लोग मौसमों से ज्यादा लुत्फानंदोज नहीं हुआ करते। चाय पीते पीते ख्याल आया कि कहीं बूढ़ा सनहाली दुश्मन का आदमी तो नहीं था। इस ख्याल के आते ही मैंने चाय का गिलास बरामदे के लकड़ी से बने फर्श पर रखा और लपे कर अपने कमरे में आ गया। जल्दी से तकिया उठाकर देखा।
मोमी कागज में लिपटा हुआ नक्शा वहां मौजूद था। खोल कर देखा, ये अपना ही नक्शा था। वापस आकर सीढ़ियों में बैठ गया और चाय पीने लगा। थोड़ी देर बाद सूरज तलब हुआ। दरख्तों के पत्तों में सूरज की तिरछी किरणों ने एक जाल सा फैला दिया। दरख्तों पर परिंदे जोरों शोर से चहचहाने लगे। पोशाली भी उठकर बहरा गया। मैंने उसे भी चाय बना कर दिया। 9 बजे तक हम नाश्ते वगैरह से फारिग हो गया। एक बार फिर नक्शे का जायजा ले रहे थे। ठीक 10 बजे अपना एजेंट भी आ गया। आते ही वो सीधा पोशाली के कमरे में घुस गया। हमारे लिए वो दूध और रबर रोटी भी साथ लाया था। मैंने कमरे में आते ही बूढ़े सनहाली के बारे में पूछा तो अपने एजेंट ने बताया कि उसने उसे मुंह अंधेरे किसी दूसरी जगह पहुंचने को कह दिया था। क्या वो नहीं गया था? उसने ताज्जुब से पूछा। मैंने कहा वो जा चुका है। हम बास की मेज के गिर्द बैठ गए। अपने एजेंट ने जेब से एक कॉपी निकाल कर खोली। उसमें 2 पासपोर्ट थे। एक पासपोर्ट मेरा था। उस पासपोर्ट में मुझे श्रीलंका का ईसाई तामिल बाशिंदा जाहिर किया गया था और मेरा नाम डेविड पले वालदाजक पले लिखा गया था। मेरा पेशा मजदूरी लिखा हुआ था, यानी वर्कमैन है। साथ ही मेरा शनाख्ती कार्ड भी था। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड नकली थे और लंका की हुकूमत की तरफ से जारी किए गए थे। उन पर मेरी तस्वीर लगी हुई थी, जो सरहद से मेरे बास ने अपने एजेंट को भेजी थी। उसने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम यहाँ डेविड पले हो। तुम बुरीला जंक्शन के एक मोहल्ले में पैदा हुए और तुम्हारे माँ बाप बचपन में मर गए थे। तुम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। यहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं। तुम मामूली पढ़े लिखे हो। 2 बरस तक तुम जाफना के एक अंग्रेज के बंगले पर सफाई वगैरह का काम करते रहे हो। जब अंग्रेज इंग्लिस्तान चला गया तो तुम कोलंबो वापस आ गया। यह शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट अपने पास ही रखो। इस पासपोर्ट को जारी हुए 3 साल हो गए हैं। शनाख्ती कार्ड 4 बरस पहले जारी किया गया था। तुम्हें क्या करना होगा मैं अभी बताता हूँ। इसके बाद वो ताजिक मुसलमान कमांडो लड़की पोशाली की तरफ मुतवज्जे हुआ। कापी में से उसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट निकाल कर उसके सामने मेज पर रख दिया और बोला, तुम श्रीलंका की एक डिजनचार सनहाली लड़की हो। तुम्हारे अबू अजदाद हालैंड से लंका में आकर आबाद हो गए थे। तुम्हारा नाम डी गारिशिया है। तुम्हारे माँ बाप अपनी जायदाद बेचकर हालैंड जाकर दोबारा आबाद हो गए थे। तुम्हें लंका से मोहब्बत थी, जो अब तुम्हारा वतन है। तुम उनके साथ नहीं गई और गाल रोड के एक छोटे से फ्लैट में अकेली रह रही हो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे नाम बैंक में कुछ रकम जमा करवा गए थे, जिससे तुम्हारा गुजारा होता है। तुम कभी कभी नौकरी भी कर लेती हो। ये हरगिज किसी को न बताना कि तुम रूसी, अरबी या उर्दू जबान भी जानती हो। तुम सिर्फ सनहाली हिंदुस्तानी और अंग्रेजी जबानें ही जानती हो। तुम्हारा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी लंका गवर्नमेंट की जानब से इशू हुआ है। एक बात मैं तुम दोनों पर वाज़ेह कर दूँ, ये दोनों दस्तावेजात जेली हैं, मगर इस कदर सही और मुकम्मल हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी लिबर्टी भी इसे जेली साबित नहीं कर सकती। मैं खामोश था। पोशाली ने पूछा, हमें क्या करना होगा? एजेंट ने हम दोनों की तरफ बारी बारी गौर से देखा और कहा, जिस गैर मुल्की सफारत खाने में चाणक्य प्लान का ब्लू प्रिंट मौजूद है, वहाँ का छोटा और मामूली स्टाफ मकामी सनहाली लोगों पर मुश्तमिल है। सफारत खाने वाले उस मामूली स्टाफ को 4-6 महीनों के बाद कोई न कोई बहाना बनाकर बदलते रहते हैं, ताकि कोई मकामी आदमी उनके सफारत खाने में जमकर काम न कर सके। हमारा आदमी तुम दोनों को एक एक हफ्ते के वक्फे से उस गैर मुल्की सफारत खाने में मुख्तलिफ काम दिलवा देगा। हमें तो ये इतला है कि चाणक्य प्लान का ब्लू प्रिंट तय खाने के एक सेफ में बंद है, मगर उस सेफ को जो नंबर वाला ताला लगा है उसका कॉम्बिनेशन हमें किसी तरीके से भी मालूम नहीं हो सका। यह काम पोशाली को करना होगा कि वो सेफ के नंबरों का सीक्रेट कॉम्बिनेशन मालूम करे। इतना मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कॉम्बिनेशन जिस ऑफिसर के पास है उसका नाम समरनोफ है। नौजवान है, ड्यूटी के बाद जाकर मशरूबात से जी बहलाता है। सनहाली या दूसरी गैर मुल्की औरतों की तरफ वो कभी तवज्जो नहीं देता। उसे ताश का खेल बुर्ज खेलने का शौक है और गालफेस होटल के बुर्ज रूम में अपने सफारत खाने के दोस्तों के साथ ही बुर्ज खेलता है और वहीं से वापस अपने बंगले पर आ जाता है। फिर उसने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, तो मैं सफारत खाने की पहली मंजिल की मेज़ों, राखदानों और कॉरिडोर के फर्श को केमिकल से साफ करने की ड्यूटी दिलाने की कोशिश की जाएगी। अपना आदमी इस सिलसिले में सर तोड़ कोशिश कर रहा है। तुम्हें किसी तरह तहखाने तक पहुंचकर यह मालूम करना होगा कि वहां सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है। कोई खुफिया अलार्म तो नहीं लगाया गया। मैं बड़े गौर से अपने एजेंट की ब्रीफिंग सुन रहा था। हमें बड़ा मुश्किल और ख़तरे से भरपूर काम तफवीज़ किया जा रहा था,
गोया हमें एक ऐसे मैदान में फोंक फोंक कर कदम रखते हुए चलना था जहाँ कदम कदम पर बरूदी सुरंगें बिछी थी। अपने एजेंट ने पोशाली की तरफ देखकर कहा, गाल रोड के एक सुनसान सड़क पर एक फ्लैट तुम्हारे नाम किराए पर लिया गया है और बैंक ऑफ श्रीलंका में कल तुम्हारे नाम का एक अकाउंट भी खुल जाएगा। उसके तमाम कागजात भी कल तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। तुम दोनों कल शाम को यहाँ से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाओगे। मैंने पूछा, मुझे कहाँ रहना होगा? एजेंट ने कहा, तुम्हारा नाम आज से डेविड पले है। तुम्हारे जो कवैफ तुम्हें बताए गए हैं और जो कुछ तुम्हारे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में दर्ज है वो तुम्हें अजबर कर लेने होंगे। यही हिदायत पोशाली तुम्हारे लिए भी है। पोशाली ने सवाल किया कि उसे खास तौर पर सिगरेट ऑफिसर समर रॉफ के बारे में ब्रीफ क्यों किया गया है। अपने एजेंट ने पोशाली की तरफ ताज्जुब से देखा और बोला, मेरा ख्याल है तुम्हें ज़रूर मालूम होगा कि उस शख्स से तुम्हें सेफ का कॉम्बिनेशन किस तरीके से मालूम करना है। अपने एजेंट ने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। मैंने अपना सवाल दोहराया तो वो बोला, तुम्हारी रिहाइश के लिए बोरीला जंक्शन की एक स्टेट में एक बेवा औरत के क्वार्टर का कमरा किराए पर ले लिया गया है। तुम वहाँ डेविड प्ले के नाम से रहोगे और यह ज़ाहिर करोगे कि तुम नौकरी की तलाश में हो और जल्द तुम्हें किसी फर्म में नौकरी मिलने वाली है। इसके अलावा तुम उस बेवा सनहाली से कभी कोई फालतू बात नहीं करोगे। मैंने इस बात का खदशा जाहिर किया कि जाफना के हिंदू तामिल तकरीबकारों के गिरोह का कोई आदमी यहाँ आ गया तो मुझे पहचान सकता है। इस पर एजेंट कहने लगा, पहली बात तो यह है कि तामिल तकरीबकारों की सरगर्मियाँ सिर्फ शुमाली लंका तक ही महदूद हैं, वो जनूब की तरफ नहीं आते। दूसरी बात यह है कि जिन जिन लोगों ने तुम्हारी चेहरा शनासी की है उन्हें तुम दोनों ने मौत के लिए सुला दिया है। तीसरी बात यह है कि आज से तुम छोटी छोटी मूछें रखोगे। पोशाली ने सवाल किया कि हमारी हिफाजत के लिए कोई असला या जहरीला मवाद दिया जाएगा। एजेंट ने कहा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब वक्त आया तो इसका भी फौरी इंतज़ाम हो जाएगा। मेरे साथ तुम्हारा रब्ता एक ख़ास ट्रांसमीटर की ख़ास फ्रीक्वेंसी पर कोड लफ्ज़ों में बराबर रहेगा। जिस रोज़ तुम दोनों गैर मुल्की सफारत खाने में अपनी ड्यूटी संभाल लोगे उस वक्त तुम्हें एक बॉल पॉइंट दे दिया जाएगा। यह ट्रांसमीटर होगा। उस वक्त तुम्हें कोड वर्ड और सिग्नल की फ्रिक्वेंसी भी बता दी जाएगी। अब मैं जाता हूँ, कल शाम को आऊँगा। तुम्हें उस वक्त मेरे साथ चलना होगा। तुम तैयार रहना। इस थैले में तुम्हारे लिए कल दोपहर तक का दूध और डब्बा रोटी वगैरह मौजूद है। किचन में सब्जियां भी पड़ी हैं। ओके। यह कहकर हमारा एजेंट उठा और कमरे से निकलकर बरामदे से होता हुआ दरख्तों के अंधेरे में गायब हो गया। उसके जाने के बाद मैं और पोशाली देर तक अपने नए और ख़तरनाक मिशन पर बातें करते रहे। फिर अपने अपने कमरों में जाकर सो गया। दूसरा दिन भी क्वार्टर के आसपास ही गुजर गया। पोशाली ने दोपहर के खाने के लिए आलू और सब्जियां उबाल कर तैयार कर लिया। शाम को अपना एजेंट आ गया। हम बिल्कुल तैयार थे। वो टैक्सी ले आया था। टैक्सी वहां से दूर सड़क के किनारे खड़ी थी। यहाँ से वो सबसे पहले मुझे बोरीला जंक्शन वाले इलाके में ले गया। पोशाली को टैक्सी में ठहरने को कहा और हम एक कुशादा सी गली में किनारे के क्वार्टर में आए। उसने मेरा तारुफ क्वार्टर की मलका सनहाली बेवा से कराया और कहा, आंटी डेविड अपना सामान कर ले आएगा। बस एक बिस्तर ही है इस बेचारे के पास। बड़ा गरीब जवान है, मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाना चाहता है। सनहाली बेवा की उम्र 70 के करीब होगी। बाल सफ़ेद हो चुके थे, पुरानी साड़ी में बलबूस थी और सिगार पी रही थी। उसने मेरा कमरा खोल दिया और बोली, गसुल खाना इसके पीछे है। एजेंट ने बेवा सनहाली को बता दिया था कि मैं सनहाली ज़बान ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि मेरी परवरिश ज़्यादातर तामिल लोगों में हुई थी। शायद इसलिए बेवा सनहाली औरत ने मुझसे तामिल में बात की थी। वैसे अब मैं सनहाली ज़बान समझने और उसके कुछ लफ्ज़ कहने लगा था। मैं क्वार्टर के अपने कमरे में चला गया। यह काठ कबाड़ से भरा हुआ बोसीदा कमरा था जिसकी छत से पंखा लटक रहा था। मच्छरों ने मुझ पर यलगार किया तो मैंने पंखा फुल स्पीड पर चला दिया। बांस की एक मेज, एक कुर्सी और एक पलंग बिछा था। अपना एजेंट पोशाली को लेकर उसकी नई रिहाइशगाह की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते वो मुझसे कह गया था कि मैं कल दिन के 10 बजे गाल रोड वाले माउंट लेवनिया क्लब के 5 सहल समंदर पर उसे मिलूँ। रात मैंने किसी न किसी तरह काटी। सुबह नाश्ता मैंने बाजार के एक रेस्तोरां में जाकर किया। कुछ ही देर अपने कमरे में आकर बैठा अखबार वगैरह पढ़ता रहा। सनहाली बेवा के कमरे से खांसी की आवाज़ आ रही थी। वो इतनी कमज़ोर थी कि ज़्यादातर अपने पलंग पर ही रहती थी। मेरा चाकू और रिवॉल्वर अपने एजेंट के पास ही था। 9:30 बजे मैं गाल रोड वाले सहल समंदर पर पहुंच गया। ठीक 10 बजे मुझे अपने एजेंट की सूरत नजर आई।
वो मुझसे दूर नारियल के दरख्तों के नीचे टहल रहा था। उसने मुझे देख लिया था। मैं ऊपर से एक चक्कर काट कर उसके पास चला आया। उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, मेरे पीछे पीछे कुछ फासला रख कर चलते हो, मैं तुम्हें पोशानी का फ्लैट दिखाना चाहता हूँ। एजेंट दरख्तों में चलने लगा। मैं कुछ फासला रखकर उसके पीछे रवाना हो गया। पोशानी को जो फ्लैट लेकर दिया था उसकी हालत बेहद खस्ता थी। वो समंदर से गाल रोड की तरफ जाती तंग और सुनसान छोटी सड़क पर था। लकड़ी का गेट टूटा हुआ था। बरामदे की ढलानी छत की कई सलेटें उखड़ चुकी थी। यह 2 कमरों का फ्लैट था। पहले कमरे में फर्श पर कुछ नहीं बिछा हुआ था। 3 कुर्सियां और एक लकड़ी की बोसीदा मेज पड़ी थी। बेडरूम में पलंग बिछा था। पोशानी वहां मौजूद थी और बालों में बुर्श पहन रही थी। उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और उर्दू में कहा, यह मेरा गरीब खाना है। अपने एजेंट ने मेरी तरफ देखकर कहा, तो मैं सिर्फ ये फ्लैट दिखाना मकसूद था। आज हर ज़रूरत से पहले इस तरफ आने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग अलग अलग रहकर अपना काम करोगे। सफारत खाने में भी तुम एक दूसरे से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ नहीं होगे, ज़्यादा बातचीत नहीं करोगे। अब मैं खुद ब खुद से रब्ता कायम करूँगा। मैं अपने एजेंट के साथ पोशानी के फ्लैट से बाहर निकल आया। रास्ते में उसने मुझे बुरेला जंक्शन उतार दिया और खुद आगे चल दिया। 1 हफ्ता गुजर गया। इस दौरान में मेरी मुलाकात न पोशानी से हुई, न ही अपना एजेंट मेरे पास आया। इस दौरान मैंने अपनी ज़रूरियात के लिए छोटी मोटी चीज़ें खरीद ली थी। 10वें रोज़ शाम के वक्त जबकि बारिश हो रही थी, अपना एजेंट छतरी ताने मेरे क्वार्टर में आया और ये कहकर वापस चल दिया कि मुझे 1 घंटे बाद जंगल वाले ठिकाने पर पहुंच जाना चाहिए। बारिश मूसलाधार नहीं थी। मैं एजेंट के जाने के बाद छतरी लेकर क्वार्टर से निकला, टैक्सी ली और जंगल वाले ठिकाने की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचा तो पोशाली भी वहां मौजूद थी। इसी असना में अपना एजेंट भी वहां आ गया। हम दरवाज़ा बंद करके मोमबत्ती जलाकर कमरे में बैठ गया। बाहर से बारिश की हल्की हल्की आवाज़ अंदर आ रही थी। सबसे पहले उसने जेब से हमें 2 सियाह रंग के छोटे साइज के बाल पॉइंट निकाल कर दिया और बताया कि यह इंतहाई ताकतवर ट्रांसमीटर है, जिसकी सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि अगर कोई इसे खोलेगा तो इसके अंदर खुफिया ट्यूब में जहर रखा गया है। वो इसकी तह में मौजूद नन्हे से ट्रांसमीटर को जलाकर भस्म कर देगा और यूँ किसी को कोई सबूत न मिल सकेगा। इस बाल पॉइंट में ट्रांसमीटर फिट था। इसके बाद उसने हमें खुफिया कोड लफ्ज और फ्रीक्वेंसी बताई। हमने बॉल पॉइंट ले लिया। फिर वो पोशानी की तरफ देखकर कहने लगा, तुम कल सुबह 9 बजे बमला पट्टी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाओगी। वहाँ तुम औरतों की कतार में खड़ी हो जाओगी। जब तुम्हारी बारी आएगी तुम अपना नाम डी गार्शिया बताओगी। क्लर्क तुम्हें नौकरी की चिट देकर तुम्हारे दस्तखत करवाएगा और तुम्हें उस गैर मुल्की सफारत खाने में जाने को कहेगा जो हमारा टारगेट है। वहाँ जाकर तुम्हें क्या करना है और इंटरव्यू में क्या कुछ बोलना है तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, मिस्टर डेविड परे, 2 दिन बाद सुबह 9 बजे तुम्हें भी उसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऑफिस में जाकर कतार में खड़े हो जाना होगा। तुम्हारी बारी आने पर तुम्हें भी नौकरी की चिट देकर गैर मुल्की सफारत खाने जाने की हिदायत की जाएगी। इंटरव्यू में तुम्हें यही कहना होगा कि तुम मामूली पढ़े लिखे हो और 2 बरस तक भारत में एक अंग्रेज के यहाँ फराश के तौर पर मुलाजमत करते रहे हो। बाकी तुम्हें सूरत हाल खुद संभलना होगा। तुम दोनों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह नौकरियां इंतहाई जोड़ तोड़ और रिश्वतें देने के बाद तुम्हारे लिए हासिल की गई हैं, इसलिए तुम्हें हर हालत में इंटरव्यू में कामयाब होना होगा। यह ट्रांसमीटर बॉल पॉइंट तुम अपने अपने रिहाइशगाह के किसी खुफिया मकाम पर छोड़ जाओगे। अब तुम मुझसे या तो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल में और या उस वक्त रब्ता कायम करोगे जब तुम में से एक ने खुफिया सेफ का कॉम्बिनेशन हासिल कर लिया होगा। इसके अलावा मुझसे मिलने या बात करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ज़रा सी बेहतियाती हमारे मिशन की सारी कारकर्दगी पर पानी फेर सकती है। बारिश की आवाज़ कमरे में आ रही थी। हमारे लिए ज़बरदस्त आजमाइश का दौर शुरू होने वाला था। यह कोई मामूली मिशन नहीं था, हमारे वतन पाक की सलामती का मसला भी था और हम इस हकीकत से पूरी तरह बाखबर थे कि जिस सफारत खाने में हमें जासूसी के लिए भेजा जा रहा है वहाँ अनाड़ी लोग नहीं बैठे हैं। ये लोग सिक्योरिटी और सीक्रेट सर्विस में अपना सानी नहीं रखते, लेकिन हमने भी अपने मिशन में कामयाबी हासिल करने का ऐद कर रखा था, चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए। कुछ देर बैठने के बाद अपना एजेंट चला गया। उसके जाने के बाद मैं और पोशाली भी थोड़ा थोड़ा वक्फा देकर अपने अपने रिहाइश गाँव की तरफ चल दिया। मुझे नहीं मालूम कि दूसरे रोज़ पोशाली के इंटरव्यू का क्या नतीजा निकला। मैं 2 दिन तक अपने क्वार्टर में ही रहा। मैंने छोटी छोटी मूछें रख ली थी
तीसरे रोज़ मैं भी मामूली से कपड़े पहनकर अपना शनाख्ती कार्ड जेब में रखकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। सफारत खाने का जो आदमी इंटरव्यू लेने पर मजबूर था, उसने मुझसे हिंदुस्तानी में ही बात किया। इसकी वजह शायद यह थी कि वो खुद सनहाली या तमिल ज़बान नहीं जानता था। कोई जुमला वो अंग्रेज़ी में भी मुझसे पूछ लेता था, क्योंकि जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि जनूबी भारत और लंका में मजदूर भी अंग्रेज़ी में अपना माफी ज़मीर अदा कर लेते हैं। यहाँ अंग्रेज़ी का मियार बहुत ऊंचा है और पहली जमात से अंग्रेज़ी ज़बान सिखाई जाती है। मेरा शनाख्ती कार्ड देखा गया, मेरी उंगलियों के निशान लिए गए। मेरा ओहदा किसी क्लर्क का नहीं बल्कि किसी मामूली फराश का था, इसलिए सफारत खाने वालों को ज़्यादा छानबीन की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी जो लोग मामूली ओहदों पर मकामी लोगों को सिर्फ 2-3 माह के लिए ही नौकर रखते थे और फिर उन्हें किसी न किसी बहाने निकाल कर बाहर करते थे। खुदा का शुक्र है कि मैं इंटरव्यू में कामयाब हो गया और उसी वक्त मुझे ड्यूटी पर लगा दिया गया। मेरी ड्यूटी पहली मंजिल के उन कमरों में लगी जहाँ सफारत का ऑफिस था। यहाँ मेरी आंखें पुशाली को तलाश कर रही थीं, मगर वो मुझे कहीं नजर न आई।